राघव मेहरा उसे वापस नायर विला छोड़ने आया। उसका व्यवहार बेहद नरम और सज्जन था, जरा सी भी नाराजगी नहीं दिखी। वो इतना अच्छा पेश आ रहा था कि काव्या नायर को पल भर के लिए लगा शायद वो सच में अच्छा इंसान है। लेकिन गुनगुने पानी में उबलता मेंढक, यही सबसे ज्यादा यातनादायक होता है। काव्या ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम बाद में मुझसे बदला लोगे? वो आकर्षक सा मुस्कुराया, नहीं। काव्या का दिल थोड़ा हल्का हुआ। क्या वो सच में नाराज नहीं था? क्या वो उदार हो गया था? देर हो रही है, नहा धोकर सो जाओ, ये कहकर राघव अपने कमरे की ओर चला गया। काव्या कुछ मिनट वहीं खड़ी रही, क्या राघव बदल गया है? क्या उसने सच में नई शुरुआत कर ली है? वो अपने कमरे में लौटी, पल भर बिस्तर के पास बैठी। राघव हिसाब चुकता करने नहीं आया। करीब 11 बज चुके थे। अब तो उसे सो जाना चाहिए, है ना? काव्या ने सीने पर हाथ रखा। वाकई, किसी की पीठ पीछे कुछ करना कभी अच्छा नहीं होता। कब पकड़े जाओ पता नहीं चलता। वो नहाने चली गई। कंजर्वेटिव पजामे पहनकर बाहर आई तो कमरा शांत था। वो बिस्तर पर लेट गई। राघव नहीं आया, हिसाब चुकता करने नहीं आया। शायद वो सच में अच्छा इंसान हो। क्या उसने उसे पहले गलत समझा था? हाँ, यही होगा। उसने आंखें बंद की और शांति से सो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। चांदनी खिड़की से भीतर फैल रही थी, शांत और सुंदर। क्लिक। डोर नॉब घूमा और दरवाज़ा खुल गया। क्योंकि पूरे विला की चाबियां राघव के पास थीं, इसलिए काव्या जानती थी दरवाज़ा लॉक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नींद में सी उसे कोई आहट सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। वो इतनी नींद में थी कि आंखें नहीं खोलीं। वो अक्सर अकेले करवट लेकर सोती थी, असुरक्षा की आदत। कंबल उठा, पीछे गद्दा धंसा। काव्या नायर की आंखें फट से खुल गईं। उसने गर्दन मोड़ी, चांदनी में चेहरा साफ दिख गया। तुम फिर से मेरे कमरे में क्यों हो? राघव शांत था। काव्या निशब्द। ये क्या जवाब था? वो कहना चाहती थी कि शादी के बावजूद वे असली कपल नहीं है। एक बिस्तर शेयर करना सही नहीं लगता। मेरे यहाँ होने का और कोई मतलब नहीं, मैं बस कुछ साबित करना चाहता हूँ। काव्या को बुरा सा एहसास हुआ। क्या साबित करना? कि मुझे कोई छुपी बीमारी नहीं है। चांदनी में उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, आवाज़ भी गूंजदार, जैसे गहरे कुएं से आती हो। काव्या जल्दी से बोली, मुझे पता है। नहीं, मुझे अपने नाम को साफ करने के लिए एक्शन से साबित करना होगा। कहते कहते उसने उसकी कमर थामी और उसे अपने करीब खींच लिया। अगर काव्या को पहले पता होता तो वो कुछ न कहती। अफसोस की कोई दवा नहीं होती। राघव पलटकर उसे अपने नीचे दबा चुका था। काव्या की सांस अटक गई। वही जाना पहचाना एहसास लौट आया, तीखी, प्रबल डोमिनेंस। उसने झुककर उसके गालों को हल्के से चूमा, फिर होंठ, ठुड्डी, कॉलर बोन। गर्म होंठ धीरे धीरे और जगहों पर बढ़े। काव्या ने चादर कसकर पकड़ ली। भर्राई आवाज में वो बोली, मैं। वो कांप रही थी। वो सच में डर गई थी। राघव रुका, फिर पलटकर उसके पास लेट गया और उसे हल्के से थाम लिया। सो जाओ। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो तैयार नहीं थी। वो जबरदस्ती नहीं करेगा, वो उसे समय देगा। काव्या को यकीन नहीं हुआ कि वो रुक गया। थैंक यू, उसने कहा। राघव ने जवाब नहीं दिया। उसे धन्यवाद की जरूरत नहीं थी। वो उसका कर्ज है और वो इसे ब्याज समेत वसूल करेगा, आगे चलकर। अगली सुबह काव्या जल्दी उठी। नाश्ते के दौरान सेक्रेटरी आया। मयंक मल्होत्रा पर हुए हमले की खबर थी। बोलो, राघव ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसने निर्देश दिए थे, खबर मिलते ही बताना। काव्या पहले ही 2 बार पूछ चुकी थी। वो बेचैन थी। काव्या, इधर आओ। राघव ने उसे अपने पास बिठाया। सेक्रेटरी ने सिर झुकाए कहा, ये मीरा अग्रवाल है। काव्या को हैरानी हुई। राघव के चेहरे पर कोई भाव नहीं। क्या हमें उसे चेतावनी देनी चाहिए? सेक्रेटरी ने पूछा। राघव ने ऊपर देखा। सेक्रेटरी और झुक गया। मैं गलती कर गया। काव्या बोली, वो तो प्रेगनेंसी फेक कर रही थी ना, फिर मयंक से बदला क्यों? क्या उसने रोहित कपूर के लिए किसी से मयंक को पिटवाया? आखिर रोहित अभी अस्पताल से डिस्चार्ज भी नहीं हुआ था। राघव की आंखों में हल्की सी चमक आई। उस भ्रूण की वजह से वो मीरा पर यकीन करने को मजबूर था। भ्रूण नकली नहीं हो सकता। मीरा ने मयंक को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो काव्या का भाई है। मौका देखकर उसने भीतर किसी से पिटवा दिया। काव्या के प्रति अपनी नफरत मयंक पर निकाली। लेकिन राघव की नज़र में बात कुछ और थी। मीरा ने कार एक्सीडेंट में अपना बच्चा खो दिया था। इस नज़रिए से उसका व्यवहार समझ में आने लायक था।
इसीलिए राघव मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। समझ गया, तुम जा सकते हो, राघव ने कहा। सेक्रेटरी सिर झुकाए चला गया। काव्या साफ महसूस कर रही थी राघव मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये उसकी चिंता नहीं थी, नॉर्मल था, लेकिन उसके रुख से साफ था उसकी सहानुभूति मीरा की तरफ झुकी हुई थी। काव्या ने सब समझकर भी अनजान बनने का नाटक किया। खाना खा लो। अजीब सी बात थी, सिया शर्मा का राघव को पसंद करना उसे परेशान नहीं करता था, लेकिन ये जानकर कि राघव के दिल में अभी भी मीरा के लिए कुछ है, उसका मन उदास हो गया। उसे ये एहसास अच्छा नहीं लगा। उसने जबरदस्ती खुश होने की कोशिश की और बड़े बड़े निवाले लेने लगी। राघव ने भौहें सिकोड़ी, इतनी जल्दी क्यों खा रही हो, धीरे खाओ, घुट जाओगी। काव्या सिर झुकाए खाती रही। राघव बोला, नाश्ते के बाद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। काव्या ने कहा, जरूरत नहीं, मुझे मल्होत्रा फैमिली हाउस जाना है। वो जानती थी राघव उसके पिता को पसंद नहीं करता। वो चुप हो गया, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रही थी, उसे सच में जाना था। राघव के निकलते ही वो निकली और सीधे वहां पहुंची। वहां सिर्फ गीता मल्होत्रा थीं। कहने को कुछ नहीं था, वो मुड़ी और जाने लगी। गीता ने रास्ता रोक लिया। आ ही गई हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, गीता ने ताना मारा। मेरे बेटे की हालत पर खुश हो, मजाक उड़ाने आई हो। काव्या बहस नहीं करना चाहती थी। मैं अपने पिता से मिलने आई हूं। अब भी पापा कहती हो, गीता ने व्यंग किया। सुन लो, ये अब तुम्हारा घर नहीं है, दोबारा यहां आने की हिम्मत मत करना। ये तुम्हारा घर नहीं है। ये शब्द काव्या के दिल में चुभ गए। घर? क्या उसका कोई घर था भी? अगर था तो कहाँ? उदासी की लहर उसके दिल से गुजर गई। काव्या को देखते ही मनीष मल्होत्रा 30 कदमों से उसकी ओर बढ़े। काव्या? मनीष अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि गीता मल्होत्रा बाहर भागती हुई आई और रोते धोते अंदाज में बोली, तुम्हारी प्यारी बेटी में जरा भी तमीज नहीं है, अभी अभी उसने मुझे जोर से धक्का दिया। काव्या को यहां आने का गहरा अफसोस हुआ। वो मयंक के मामले में क्यों पड़ी? वो कैसे इतनी बेवकूफ हो गई कि मनीष के कहने पर राघव मेहरा से बात करने को तैयार हो गई? मनीष ने गीता को घूर कर देखा। तुम बड़ों में से हो, क्या एक बच्चे से दिल में बैर नहीं रख सकती? बच्ची? गीता भड़क उठी। वो शादीशुदा है, अब भी बच्ची कैसे हो सकती है? अपने ही भाई के लिए उंगली तक नहीं उठाई, इतनी ठंडी, इतनी बेरहम। तुम क्या उम्मीद करते हो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगी? गीता की आवाज और तीखी होती गई। बेटे की हालत को लेकर उसका गुस्सा अब तक भरा हुआ था। पहले उसने काव्या नायर से कहा था कि वो उसके बेटे की तरफ से राघव मेहरा से बात करे, लेकिन काव्या ने मना कर दिया था, जड़ तक निर्दयी। मनीष समझ गया कि गीता का गुस्सा फूटने वाला है। उसने काव्या का हाथ पकड़ा। चलो, कहीं और बात करेंगे। गीता ने मनीष का हाथ पकड़ लिया। तुम उसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं जाने नहीं दूंगी। उसे डर था कि कहीं मनीष काव्या के कहने में आकर उसे और मयंक को छोड़ ना दे। मनीष ने भौहें सिकोड़ ली। गीता, तुम्हारा बेटा अंदर पड़ा है तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे, है ना? गीता फूट फूट कर रो पड़ी, पूरी तरह टूट चुकी थी। मनीष का सिर दर्द करने लगा। काव्या ने झटके से मनीष का हाथ छुड़ा लिया। पापा, आपने जो जानना चाहा था मैंने पूछ लिया, ये राघव मेहरा ही है। आखिर मीरा अग्रवाल और राघव मेहरा लगभग एक जैसे ही थे। देखा, मैंने कहा था वही है, और तुम कह रहे थे नहीं। मनीष के चेहरे पर मुझे पहले से पता था वाला भाव आ गया। काव्या ने कुछ सेकंड उसे बिना कुछ कहे देखा, फिर मुड़कर चल दी। काव्या? मनीष ने आवाज दी। उसकी बात दिल पर मत लेना। क्या तुम मेरे लिए राघव मेहरा से बात कर सकती हो? मनीष के शब्दों पर काव्या रुक गई। वो पलटी और ठंडी नजरों से मनीष को देखा। क्या आपको लगता है राघव मेहरा मेरी बात सुनेगा? मैं तो उस पर थोपी गई हूं, उसके लिए मैं बेकार हूं, एक बदनामी। क्या सच में आपको लगता है कि मैं मेहरा परिवार की बहू हूं? ये कहते हुए वो मनीष का भी मजाक उड़ा रही थी, और अपना भी। मनीष बोला, भावनाएं साथ रहते रहते बन जाती हैं। एक ही छत के नीचे रहोगी तो लगाव हो ही जाएगा। काव्या के गले से ठंडी हंसी निकली। उसे ये सब बेहद हास्यास्पद लगा। वो एक धुंधले असंभव ख्वाब पर सारी उम्मीदें टिका रहा था। मल्होत्रा फैमिली हाउस से निकलकर काव्या ने एक कैब ली और सीधे डांस स्टूडियो पहुंची। वहां सब बच्चे मेकअप करवा रहे थे, कॉस्ट्यूम पहन रहे थे। क्या किसी परफॉर्मेंस की रिहर्सल है? काव्या ने पूछा। अंजलि राव ने जवाब दिया, हाँ, परफॉर्मेंस के लिए है। मॉल के ग्रैंड ओपनिंग पर उन्हें बुलाया गया था। वो अक्सर ऐसे प्रोग्राम लेती थीं। बच्चों को ज्यादा मंच पर भेजने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ बच्चे स्टेज पर जाकर घबरा जाते हैं और स्टेप्स भूल जाते हैं। काव्या ने समझ में आने का इशारा किया और मदद में लग गईं। बच्चे ज्यादा थे, हाथ कम, इसलिए स्टूडियो के सारे टीचर्स को साथ जाना पड़ा। आगे की व्यवस्था दूसरे टीचर्स संभाल रहे थे, बैकस्टेज की जिम्मेदारी काव्या पर थी। अचानक एक आदमी उसके पास आया।
प्रिंसिपल अंजलि राव स्टूडियो में कुछ जरूरी चीज भूल गई हैं, उन्होंने आपको लेने भेजा है। उसने काव्या को पहले कभी नहीं देखा था, उसे शक हुआ। तुम कौन हो? मैं मॉल का इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, वो आत्मविश्वास से बोला। उसके सहज जवाब से काव्या का शक थोड़ा कम हुआ। क्या जरूरी चीज? उनके डेस्क पर एक डॉक्यूमेंट है, मॉल के साथ कुछ अग्रीमेंट्स हैं, पार्टनर्स से वेरीफाई करने हैं। काव्या ने सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी जाओ। आदमी चला गया। काव्या तुरंत नहीं गई, उसे पहले अंजलि राव से कंफर्म करना था, लेकिन भीड़ बहुत थी, म्यूजिक बहुत तेज। वो ढूंढती रही मगर अंजलि राव कहीं नहीं मिली। समय देखा, आधा घंटा निकल चुका था, और देर करती तो काम बिगड़ सकता था। आखिर उसने खुद जाने का फैसला किया। वो कैब लेकर डांस स्टूडियो पहुंची। अंजलि राव के ऑफिस में उसने हर जगह ढूंढा, पर डॉक्यूमेंट नहीं मिला। उसने फोन किया, मॉल के शोर में घंटी सुनाई नहीं दी, कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने फिर ढूंढा, कुछ नहीं। तभी काव्या को कुछ गड़बड़ लगी। अंजलि राव बहुत सलीकेदार थीं, इतनी जरूरी चीज यूं नहीं छोड़ती। अचानक उसके पीछे 2 साए उभरे। वो पलटी, 2 आदमी खड़े थे। उनमें से एक वही था जिसने मॉल में उसे वापस आने को कहा था। तुम लोग कौन हो? काव्या का दिल बैठ गया, उसे फंसाया गया था, जानबूझकर भीड़ से दूर। इतनी भीड़ में वे कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उसे स्टूडियो वापस बुलाया गया। हम कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी बोला। जरूरी ये है कि किसी ने तुम्हारा इंतजाम करने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। दूसरा झुंझलाया, बकवास बंद कर, जल्दी पकड़ो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। काव्या ने मेज पर जो मिला उठाकर उन पर फेंक दिया। उनके पल भर के चौंकने में वो दरवाजे की ओर दौड़ी। एक आदमी फुर्तीला था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। भाग नहीं पाओगी। काव्या ने झटका मारा, पर दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो, जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। छोटी जगह, दरवाजा ब्लॉक, निकलना मुश्किल था। ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी। खिड़की से कूदना खतरे से खाली नहीं, दरवाजे से निकलने के चांस भी कम। पकड़े जाने की संभावना उसने पहले ही सोच ली थी। वो शांत हो गई, मानो मान गई हो। ठीक है, मैं वैसे भी नहीं भाग सकती। अब ठीक कहा। वे खुश हो गए। वे उसे बाहर लाए तभी पता चला वे 3 थे। एक आदमी ड्राइवर सीट पर इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही एक वैन आकर रुकी। वैन की ओर धकेलते हुए काव्या ने मौका देखा। एक के पैर पर जोर से पैर रखा, दूसरे को ग्रोइन में किक मारी। दोनों ढीले पड़े, एक पैर पकड़ता हुआ, दूसरा पेट संभालता हुआ। काव्या भागी। खुली सड़क, दिन का उजाला, भीड़। उन्हें दोबारा पकड़ना आसान नहीं था। इतने लोगों के बीच वे हंगामा नहीं कर सकते थे। उसे कुछ सिटी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स दिखे, वही उसके रक्षक बने। वो उनकी ओर दौड़ी। पीछे वाले हिचकिचाए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने फिलहाल छोड़ देने का फैसला किया, बाद में कोई और प्लान। अब काव्या कुछ शांत हुई। उसने सीने पर हाथ रखा, सांसें संभाली। तभी फोन बजा। उसने उठाया। दूसरी तरफ अंजलि राव थीं। तुमने कॉल किया था? हाँ, पर अब जरूरत नहीं, काव्या ने शांत स्वर में कहा। ओह, अभी कहाँ हो? अंजलि राव ने पूछा। काव्या ने भागती सड़क पर नजर डाली, गहरी सांस ली। मैं अभी वापस आ रही हूँ। जैसे ही वो कदम बढ़ाने वाली थी, उसकी नजर थोड़ी दूर रुकती एक कार पर पड़ी। कार से एक आदमी उतरा। काव्या तुरंत सतर्क हो गई। क्या जो लोग उसे पकड़ने आए थे, उसी ने फिर किसी को भेजा है? सिया शर्मा सीधे काव्या नायर की तरफ बढ़ी। स्वाभाविक रूप से काव्या एक कदम पीछे हट गई। किस्मत से वहां अभी भी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स मौजूद थे। काव्या उनके और पास चली गई। भले ही वे असली पुलिस नहीं थे, लेकिन कम से कम उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इतना तो था कि किसी भी झगड़ा करने वाले को डरा सके, है ना? काव्या, इधर आओ, सिया ने पुकारा जब उसने देखा कि काव्या उसे अवॉइड कर रही है। काव्या को पीछे हटते देख सिया वहीं रुक गई। तुम मुझसे क्या चाहती हो? काव्या ने पूछा। तुमने मुझसे झूठ बोला और राघव मेहरा को अपने पास रखने की कोशिश की। कल रात पहली बार मैंने किसी से माफ़ी मांगी थी, पता है? सिया ये बात जाने नहीं देना चाहती थी। उसे काव्या से सब साफ साफ करना था। तुमसे माफ़ी राघव ने मंगवाई थी, तुम उसी से जाकर बात करो, काव्या ने जवाब दिया। सिया बार बार उसी के पीछे क्यों पड़ी थी? क्या उसे लगता था कि काव्या आसान टारगेट है? मैं उसके पास नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, सिया ने झुंझलाकर चिल्लाया। जब तुमने मुझसे झूठ बोला था तब तो बहुत कुछ बोल रही थी, अब इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? काव्या ने उसे घूर कर देखा। तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इसलिए सतर्क रहना तो पड़ेगा ही। सिया बोलती बंद हो गई। क्या उसकी नीयत इतनी साफ दिखाई दे रही थी? असल में वो काव्या को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो उसे राघव के पास से हटाना भी चाहती थी, लेकिन अभी तक उसे कोई सही तरीका सूझा नहीं था। झुंझलाहट में वो सीधे काव्या के सामने आ गई थी। काव्या ने सिया के चेहरे के भाव पढ़ लिए। सिया ने मना नहीं किया।
तो इसका मतलब थोड़ी देर पहले जो लोग आए थे वो उसी ने भेजे थे। काव्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मैं कभी राघव को नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं तुम्हें उसे पाने दूंगी। सिया ने जब खुद चाल चली थी तो काव्या भी अब गुस्से में थी। अगर उसे चैन से जीने नहीं दिया गया तो फिर किसी को भी चैन से नहीं रहने देगी। और मैं उसे ये भी बताऊंगी कि तुम कितनी दुष्ट और चालाक हो, काव्या ने आगे कहा। सिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम काव्या ने अपनी पीठ सीधी कर ली। अगर वो जरा भी कमजोरी दिखाती तो सबको लगता कि उसे आसानी से दबाया जा सकता है। काव्या। सिया गुस्से से अंधी हो चुकी थी। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे बस गुस्सा ही गुस्सा महसूस हो रहा था। वो काव्या को बुरी तरह पीटना चाहती थी। काव्या ने शांति से उसे चकमा दिया और चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं पुलिस को कॉल करके असॉल्ट की रिपोर्ट कर दूंगी। सिया सन्न रह गई। वो गुस्से से फटने ही वाली थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बस इंतजार करो। इतना कहकर सिया गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन काव्या को चैन नहीं मिला, बल्कि वो और ज्यादा सतर्क और तनाव में आ गई। अब उसे उन सब से बचकर रहना था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पहले मीरा अग्रवाल और अब सिया शर्मा। राघव मेहरा की अच्छी शक्ल एक अभिशाप थी। वो उसके लिए बस मुसीबत ही मुसीबत लाता था। अगर इस बार वो फंस गई तो कौन जाने क्या हो जाए। सिर्फ ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। काव्या नायर वापस परफॉर्मेंस वेन्यू पहुंची। इवेंट लगभग खत्म हो चुका था और उसके डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस भी हो चुकी थी। सब लोग सामान समेट रहे थे। काव्या को देखते ही अंजलि राव, प्रिंसिपल, उसे एक तरफ ले गई। तुम बिना बताए अचानक क्यों चली गई थी? मैं बहुत घबरा गई थी, उन्होंने कहा। काव्या ने जवाब दिया, थोड़ी परेशानी आ गई थी, आपको तकलीफ देने के लिए सॉरी। अंजलि राव बोली, अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। काव्या ने नजरें झुका ली, अपने मन के उलझे हुए ख्याल छुपाते हुए। आज परफॉर्मेंस की वजह से क्लासेस नहीं थी। शो के बाद सब डांस स्टूडियो लौटेंगे और फिर छुट्टी होनी थी। जब सारे बच्चे जा चुके तो काव्या और बाकी लोगों ने मिलकर स्टूडियो साफ किया। तभी अंजलि राव ने कहा, आज सबने बहुत मेहनत की है। मैंने सूर्यदीप रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी है, चलो थोड़ा रिलैक्स करें। मैं नहीं जाऊंगी, काव्या ने थकान के साथ कहा। वो बस आराम करना चाहती थी। अंजलि राव ने जोर नहीं दिया। ठीक है, अपना ध्यान रखना, सब लोग एंजॉय करना, काव्या ने उन सबको कहा और उनसे अलग हो गई। जहां बाकी लोग बाहर एंजॉय करने गए, वहीं काव्या घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो अभी तक उस डर से बाहर नहीं आई हो। घर पहुंचने से पहले ही उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसे राघव मेहरा की आवाज सुनाई दी। ऑफिस आओ, उसने कहा। काव्या पूरी तरह थकी हुई थी और बस घर जाकर आराम करना चाहती थी। जो भी बात है फोन पर ही बता दो, उसने कहा। दूसरी तरफ थोड़ी देर की चुप्पी छा गई, शायद काव्या के लहजे की वजह से। कोई आया है और कह रहा है कि तुमने उसे मारा है, तुम आकर सामना नहीं करोगी, राघव ने कहा। काव्या हैरान रह गई। उसने किसी को मारा? वो तो हमेशा खुद ही सताई जाती रही है। उसे मौका ही कब मिला किसी को तंग करने का? एक गरीब लड़की जिसका पिता नहीं और माँ भी साथ नहीं रहती, वो भला किसे तंग कर सकती है? उसने सिर दबाया। ठीक है। दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज आई। फोन काटने के बाद काव्या ने ड्राइवर को नया पता बताया। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। इस बार कौन तमाशा खड़ा कर रहा है? थोड़ी देर बाद गाड़ी मेहरा इंडस्ट्रीज के सामने रुकी। काव्या ने किराया दिया और अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, एक सेक्रेटरी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। मेरे साथ आइए, उसने कहा। काव्या ने सिर हिलाया। जल्द ही उसे रिसेप्शन एरिया में ले जाया गया। वहां राघव मेहरा, सिया शर्मा और उसके पिता जतिन शर्मा मौजूद थे। सिया का चेहरा लाल था, उसके गाल पर थप्पड़ का निशान भी था। काव्या ने 2 सेकंड उसे देखा और मन ही मन सोचा, कहीं इसने खुद को थप्पड़ मारकर मुझ पर इल्जाम तो नहीं लगा दिया? क्या वो खुद के साथ इतनी बेरहम हो सकती है? पापा, उसी ने मुझे मारा है, आपको मेरा साथ देना होगा। सिया अपने पिता की बाजू पकड़कर रोने लगी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें मारा? काव्या ने पूछा। और क्या सबूत चाहिए? मेरे चेहरे का निशान ही काफी नहीं है, सिया ने घूर कर देखा। काव्या को हंसी आ गई। तो तुम्हारे हिसाब से मेरे हाथ की चोट भी तुम्हारी ही देन होगी? उसने अपनी बाँह ऊपर की। गड्ढे में गिरने से आए खरोंच अभी भी साफ दिख रहे थे। सिर्फ इसलिए कि तुम कह रही हो कि मैंने मारा, इससे वो सच नहीं हो जाता।
लेकिन मेरी चोट का सबूत मौजूद है। सब जानते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से उस गड्ढे में गिरी थी, तो क्या मुझे तुमसे जवाब मांगना चाहिए? सिया शर्मा चुप हो गई। तुम बातों को तोड़ मरोड़ रही हो। जतिन शर्मा ने काव्या की तेज जुबान को कम आंका था, लेकिन बेटी के लिए वो सख्त हो गया। गड्ढे में गिरना जानबूझकर नहीं था, लेकिन मेरी बेटी को मारना तो जानबूझकर ही किया गया होगा। मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। राघव ने काव्या की तरफ देखा। वो उसे अच्छे से जानता था। उसकी तेज जुबान से वो वाकिफ था। और सच में काव्या ने उसे निराश नहीं किया। उसे काव्या का ये रूप पसंद था, जब वो अपने नाखून निकालती है, एक गुस्साई हुई बिल्ली की तरह, खुद को बचाने के लिए। मान लेते हैं कि वो गड्ढे में गलती से गिर गई, लेकिन आप कैसे इतने यकीन से कह सकते हैं कि काव्या ने आपकी बेटी को जानबूझकर मारा? हो सकता है ये भी अनजाने में हुआ हो। राघव ने शांति से कहा। ये साफ था कि वो काव्या के पक्ष में खड़ा है। जतिन शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। चेहरे पर थप्पड़ अनजाने में कैसे लग सकता है? जतिन शर्मा को लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। उसे क्या पता था कि उसकी बेटी ने खुद को कई बार थप्पड़ मारा था, सिर्फ उसे भड़काने के लिए। अगर उसे पता चलता तो शायद वो खुद आग बबूला हो जाता। काव्या ने पलट कर कहा, तो फिर आप कैसे साबित करेंगे कि उसने मुझे जानबूझकर गड्ढे में नहीं धकेला था? जतिन शर्मा को लग रहा था कि अब उसका पलड़ा भारी है, लेकिन अचानक ही हालात उसके खिलाफ हो गए। असल में उसकी बेटी की चोट ज्यादा गंभीर लग रही थी। प्रेसिडेंट मेहरा, क्या आप खुलेआम पक्षपात नहीं कर रहे? जतिन ने अब औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं समझी। मामला अब सीधी टक्कर की तरफ बढ़ रहा था। राघव मेहरा का रिश्ता तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो इससे डरता भी नहीं था। आपकी तरह मैं भी अपने लोगों को पूरी ताकत से बचाता हूँ। उसने काव्या नायर को अपने पास बुलाया। काव्या चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। जतिन को लगा कि राघव पूरी तरह से नाइंसाफी कर रहा है। सिया शर्मा उसकी अपनी बेटी थी, उसका खून, उसकी जान, और काव्या आखिर राघव के लिए कौन थी? वो तो बस एक लड़की है जो कहीं भी मिल सकती है, बस थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है। मेरी बेटी से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? ये सुनकर काव्या के दिल में तेज चुभन हुई। दोनों बेटियां थीं, लेकिन उनके पिता कितने अलग। उस पल उसने अपने चेहरे पर सहज भाव लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाई। उसका चेहरा और ठंडा हो गया, ऐसी ठंडक जो सीधे दिल की गहराई से आई थी। सॉरी, अचानक काव्या ने कहा। ये ना तो हार मानना था, न ही झुकना। ये उस पिता की वजह से था। एक पिता ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा पिता उसे कभी नहीं मिला। उस पल सिया को देखते हुए काव्या को एहसास हुआ, सिया के पास कुछ ऐसा था जिससे जलन हो सकती थी। उसके पास एक अच्छा पिता था। शायद काव्या का रवैया अचानक बदल गया था। जतिन और सिया दोनों के चेहरे पर साफ हैरानी थी। राघव ने काव्या की तरफ देखा। वो शांत दिख रही थी, लेकिन ये उसका सामान्य रूप नहीं था। वो जानता था कि काव्या कितनी मजबूत हो सकती है। राघव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सिया ने सोचा, शायद उसने गलत सुना है। मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, आई एम सॉरी। इतना कहे जाने के बाद जतिन और सिया आगे जोर नहीं डाल सकते थे। आखिर उसने माफ़ी मांग ली थी। अब दबाव बनाना उन्हें ही गलत दिखाता। जतिन शर्मा ने कहा, चूंकि तुमने माफ़ी मांग ली है, इसका मतलब है कि तुम मानती हो कि तुमने मेरी बेटी को मारा। हालांकि हम बड़े दिल वाले लोग हैं और इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यही मामला ख़त्म समझो। फिर उसने जोड़ा, और तुम्हारे गड्ढे में गिरने वाला मामला भी यहीं सुलझ समझो। काव्या ने धीमे से कहा, फिर जतिन ने राघव की तरफ देखा। प्रेसिडेंट मेहरा, परेशानी के लिए माफ़ी चाहते हैं। अब जब मामला सुलझ गया है तो उम्मीद है कि भविष्य में हमारा व्यावसायिक रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। राघव का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसके मन की बात समझना मुश्किल था। उसने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल। फिर उसने सेक्रेटरी को बुलाया। इन्हें बाहर तक छोड़ दीजिए। सेक्रेटरी ने जतिन की तरफ इशारा किया, कृपया इस तरफ आइए, मैं आपको नीचे तक छोड़ देती हूँ। जैसे ही रिसेप्शन रूम का दरवाज़ा बंद हुआ, राघव मेहरा ने आखिरकार कहा, तुमने ये क्यों माना? काव्या ने हल्का सा ऊपर देखा। आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि मैंने मारा या नहीं। मुझे पता है कि तुमने उसे नहीं मारा, राघव ने पूरे यकीन के साथ कहा। उसकी आंखों में अंधेरा उतर आया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो सकता? काव्या ने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने जोड़ा, मैं थक गई हूँ। उसके चेहरे पर थकान देखकर राघव बोला, मेरे ऑफिस में रेस्टिंग रूम है, थोड़ी देर वहां सो जाओ। काव्या ने मना नहीं किया, धन्यवाद। राघव खड़ा हुआ, उसे देखा और कहा, कोई बात नहीं। काव्या उसके पीछे पीछे ऑफिस में गई। ऑफिस बड़ा था,
बाईं तरफ एक छिपा हुआ दरवाज़ा था। हल्का सा धक्का देने पर खुल गया। अंदर का कमरा सादा था, लेकिन सब कुछ मौजूद था। अलमारी, डेस्क और एक प्राइवेट बाथरूम। सब कुछ साफ सुथरा था। यहाँ सो जाओ, मैं काम खत्म करके तुम्हें जगा दूंगा, फिर साथ में चलेंगे, राघव ने कहा। काव्या ने सिर हिलाया। वो बिस्तर पर लेट गई और कंबल ओढ़ लिया। छत को देखते हुए उसने अचानक कहा, सिया का पिता अच्छा है। बात यूं ही कही गई थी, लेकिन राघव समझ गया। उसने पर्दे खींच दिए। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर जाते समय उसके कदम बिस्तर के पास एक पल को रुके, फिर आगे बढ़ गया। दरवाज़ा हल्की आवाज़ के साथ बंद हो गया। काव्या ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी और खुद को सिकोड़ लिया। उसने अपना हाथ पेट पर रखा, जैसे बच्चे को गर्माहट देना चाहती हो। इस बच्चे की मौजूदगी उसे जीने की ताकत दे रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं। राघव ऑफिस से बाहर निकला। सेक्रेटरी तुरंत पास आई। जी सर, आज काव्या किस किस से मिली और सिया शर्मा के बारे में भी जांच करो, खास तौर पर यह पता करो कि उसे असल में किसने मारा। जी सर, सेक्रेटरी ने हल्का सा झुककर कहा। अभी जाओ। राघव वापस अपने ऑफिस में आ गया। अजनबी जगह पर काव्या की नींद पूरी नहीं हुई। करीब 1 घंटे बाद वो जाग गई। अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने बिस्तर ठीक किया और पर्दे हटाकर रोशनी अंदर आने दी। कमरे से बाहर निकलते ही उसने राघव मेहरा को डेस्क पर बैठे देखा। टेबल पर फाइलों का ढेर था। उसने सिर्फ सफ़ेद शर्ट पहनी थी। कोट और टाई पास में टंगे थे। शर्ट का कॉलर थोड़ा खुला था, जिससे उसकी गर्दन और कॉलर बोन का हिस्सा दिख रहा था। वो किसी परेशानी में लग रहा था। कभी कभी भौहें सिकुड़ जाती थीं। उसकी एकाग्रता बेहद गहरी थी। काव्या ने पहली बार उसे काम करते हुए देखा। तो काम करते वक्त वो ऐसा दिखता है। राघव ने उसकी मौजूदगी महसूस की और ऊपर देखा। दोनों की नज़रें टकराईं। काव्या ने पहले नज़र हटाई। मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। वो तो कहने वाली थी कि वो जा रही है, लेकिन राघव ने कॉफ़ी के लिए कह दिया। उसने सोचा, जब वो उसके बिस्तर पर सो पाई तो इतना तो बनता है। शुगर? उसने पूछा। नहीं। काव्या ऑफिस से बाहर निकल गई। उसे जगह की ज्यादा समझ नहीं थी और डॉक्टर होने के नाते ऑफिस लाइफ की जल्दबाजी भी अजनबी थी। इस फ्लोर पर काम करने वाले सब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट थे। सब बेहद गंभीर लग रहे थे। काव्या धीरे धीरे ब्रेक रूम ढूंढने लगी। किस्मत से वो आसानी से मिल गया। वहां पहले से एक महिला कॉफी बना रही थी। अजनबी चेहरा देखकर उसने पूछा, नहीं हो? काव्या मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या चाहिए? महिला ने फिर पूछा। कॉफी, काव्या ने कहा। ऊपर वाली कैबिनेट में कॉफी है, नीचे कप है और वहां गर्म पानी, महिला ने मदद करते हुए कहा। धन्यवाद, काव्या ने कहा। महिला ने देखा था कि वो राघव के ऑफिस से निकली थी, इसलिए वो रुकी रही। क्या तुम प्रेसिडेंट मेहरा के करीब हो? काव्या ने सिर हिला दिया। महिला ने कॉफी की चुस्की ली। तो फिर तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो? काव्या ने पानी भरते हुए रुककर कहा। ज्यादा नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट के ऑफिस से निकलते देखा है। महिला को उस पर भरोसा नहीं हुआ। मैं सफाई के लिए गई थी, काव्या ने कहा। महिला ने उसे ऊपर से नीचे देखा। इतनी जवान हो, सफाई का काम करती हो? मेरे पास डिग्री नहीं है तो, काव्या ने जवाब दिया। वो झूठ नहीं बोल रही थी, बस उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। वो बेवजह राघव के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। सफाई करने वाली जो कॉफी भी बना सकती है? महिला को शक था। सेक्रेटरी नहीं थी तो मुझसे अस्थायी तौर पर बनवाया गया, काव्या ने समझाया। महिला कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर राघव मेहरा आ गया। वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई। प्रेसिडेंट मेहरा? राघव ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र पूरी तरह से काव्या पर टिकी थी, बिना किसी झिझक के। काव्या नायर को जरा भी समझ नहीं आया कि राघव मेहरा का इशारा किस बात की ओर था। उसने जल्दी से कहा, मुझे ये जगह ठीक से पता नहीं थी, इसलिए ब्रेक रूम ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। आप बहुत प्यासे होंगे, मैं अभी कॉफ़ी आपके ऑफिस में ले आती हूँ। महिला की एक्सप्रेशन पल भर के लिए ठहर गई। सच तो ये था कि उसी ने काव्या को बातों में उलझाकर रोका था, इसी वजह से देर हुई। राघव मेहरा को काम के वक्त स्टाफ का गॉसिप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या उसने अभी अभी कोई नियम तोड़ दिया था? राघव ने उसे ठंडी नज़र से देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। महिला का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अब तो ऑफिशियल वार्निंग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो दोबारा गॉसिप करने की हिम्मत नहीं कर सकी और तुरंत अपनी सीट पर लौट गई। ऑफिस के अंदर काव्या ने कॉफ़ी टेबल पर रखी। राघव उसके पीछे खड़ा था, उसकी पीठ को देखता हुआ। तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हारी पहचान जाने? काव्या मुड़ी। क्या उसने सब सुन लिया था? मैं बस आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राघव कुर्सी पर बैठ गया।
उसकी आंखों में गहराई थी। तुम्हें कैसे पता कि खुद को मेरी पत्नी बताने से परेशानी होगी? काव्या कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखती रही। जब हमारी शादी हुई थी तब आपने ही नियम बनाया था कि मैं पब्लिक में खुद को आपकी पत्नी नहीं कहूंगी। मैं आपके नियम मान रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। मेरे नियम? हाँ, राघव के लहजे में चिढ़ थी। बाकी ज्यादातर नियम तो तुम अनदेखा कर देती हो, लेकिन ये वाला तुम अक्षरशः मानती हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की दूसरों के सामने उससे इतनी दूरी क्यों बनाना चाहती है, जैसे उसे कोई भयानक बीमारी हो। काव्या हल्के से मुस्कुराई। कुछ नियम होते ही हैं निभाने के लिए। अच्छा? राघव मेहरा को यकीन नहीं हुआ। बिल्कुल, काव्या ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम्हें मेरी हर बात याद है और तुम सब मानती हो, राघव ने कहा, तो बताओ, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ही रहो तो क्या तुम मानोगी? राघव ने अनिश्चितता छुपाने के लिए कॉफी कप उठा लिया। क्या ये औरत अब भी भागना चाहेगी? क्या इसे अपने पुराने प्यार की याद नहीं रही? काव्या नायर ने नजरें झुका ली। मैं आज्ञा का पालन करूंगी। राघव मेहरा के चेहरे पर एक ऐसी खुशी उभरी जिसे वो छुपा नहीं सका। मुझे कुछ काम निपटाना है, अगर बोर हो जाओ तो किताब पढ़ लेना। काव्या बुक शेल्फ के पास गई, लेकिन कोई किताब उसे पसंद नहीं आई। आपकी किताबें बहुत बोरिंग हैं। राघव, तुम्हारी मेडिकल किताबें बोरिंग नहीं हैं? काव्या पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, राघव ने हंसकर कहा। काव्या ने होंठ फुलाए। आप बस उनकी कद्र नहीं करते। यहाँ कई दुर्लभ एडिशन की किताबें हैं जिन्हें मैं खजाने की तरह संभालता हूँ। कद्र न करने वाली तुम हो। राघव पीछे हटने वाला नहीं था, काव्या भी नहीं। वो उन किताबों को पढ़ने से बेहतर सोना समझती थी। वो सोफे पर सिमट गई और आंखें बंद कर ली। राघव, ये अभी अभी तो सोई थी, फिर से कैसे सो सकती है? तुम सुअर हो क्या? काव्या का मन किया जवाब दे, आप सुअर हैं। लेकिन ये उसका इलाका था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। ये आदमी अभी शांत लगता है, लेकिन गुस्से में बिल्कुल अलग हो जाता है। काव्या ने सोचा चुप रहना ही ठीक है। कहते हैं ना, सहनशीलता भी एक वरदान है। अगर उसने सुअर कहा तो ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद से उसकी भूख भी बढ़ी थी और नींद भी। थोड़ी बहुत सुअर जैसी आदतें आ ही गई थी। काव्या ने जवाब नहीं दिया, जो राघव को अजीब लगा। उसने टेबल से एक फाइनेंशियल मैगजीन उठाकर उसकी तरफ फेंकी। काव्या फुर्ती से बच गई और हंसते हुए बोली, आप चूक गए। राघव बेबस हो गया। ये औरत सच में अजीब थी, शरारती भी, परेशान करने वाली भी, लेकिन किसी वजह से उसकी वो संतुष्ट मुस्कान उसे अच्छी लगी। अगला दिन जैसे ही राघव ऑफिस पहुंचा, उसका सेक्रेटरी रिपोर्ट देने आया। प्रेसिडेंट मेहरा, जो आपने कहा था मैंने सब जांच लिया है। कल मिस नायर को डांस स्टूडियो के बाहर लगभग किडनैप कर लिया गया था, लेकिन वो होशियार थी और बच निकली। बाद में सिया शर्मा वहां पहुंची, लगता है उसी ने ये सब प्लान किया था। और उसके चेहरे के बारे में, उसने खुद को मारा था। उसकी कार में डैश कैम है और मैंने ड्राइवर को पैसे देकर सबूत ले लिया है। राघव मेहरा सन रह गया। सिया शर्मा ने काव्या नायर को किडनैप करने की कोशिश की थी, ये उसकी हद पार करना था। जतिन शर्मा को बुलाओ। उसकी आवाज़ ठंडी और गहरी थी। जी सर। रेस्टोरेंट में मीटिंग। लंच के दौरान जतिन शर्मा ने पूछा, आपने मुझे बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए तो नहीं बुलाया है ना? राघव शांति से खाना चबाता रहा। निगलने के बाद पानी पिया और बोला, अगर सही मौका मिला तो मैं मजेस्टिक ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन आज की वजह वो नहीं है। उसने टैबलेट जतिन की तरफ सरका दिया। ये क्या है? जतिन ने पूछा। देख लीजिए। जैसे ही वीडियो चला, सिया शर्मा खुद को थप्पड़ मार रही थी। आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कमरे में थप्पड़ की गूंज फैल गई। जतिन शर्मा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। काव्या नायर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ताकतवर पिता नहीं है, राघव ने ठंडे लहजे में कहा। इसलिए जब उसके साथ गलत हुआ तो उसे चुपचाप माफी मांगनी पड़ी। वो छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं। मेरे लोगों के साथ अगर अन्याय हुआ तो इंसाफ मिलेगा ही। तो प्रेसिडेंट शर्मा, या तो आप जवाब दीजिए या ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। जतिन की नसें फूल गई। मैं अपनी बेटी से खुद माफी मंगवाऊंगा, उसने भारी मन से कहा। उसने किडनैप करने की भी कोशिश की थी, क्या वो भी आपके आदेश पर था? क्या? जतिन लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। राघव ने फुटेज दिखा दी। डांस स्टूडियो के बाहर का कैमरा, सब साफ था। मैं आपको जवाब दूंगा, कहकर जतिन उठ गया और चला गया। घर पर वो सारा गुस्सा घर लेकर आया। डैड, आप आ गए? थप्पड़।